2024 में मोदी को हराने का मास्टर प्लान? वो कौन है जो मोदी को सीधा चैलेंज देने को है तैयार? दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिटवार। मोदी नहीं तो कौन? 2014 के बाद से ना, चाहे बीजेपी हो या मीडिया, बार बार यही पूछती है कि मोदी नहीं तो कौन। तो लीजिए, इस तस्वीर ने आज सबके सामने उसका जवाब भी रख दिया। कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक, महाराष्ट्र से लेकर बंगाल तक, पटना में विपक्ष के इन तमाम नेताओं ने साफ शब्दों में दो टूक कह दिया कि हमारी विचारधारा भले ही अलग है, लेकिन एजेंडा एक है। क्या? 2024 में मोदी को दोबारा सत्ता में काबिज हम नहीं होने देंगे। दोस्तों, 15 दलों की बीजेपी के खिलाफ पटना में एक महा बैठक हुई। यकीन मानिए, आज के दौर में ये महा बैठक आज का सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम है। इस एक बैठक से, जी हाँ, इस एक बैठक से देश की राजनीति कैसे 360 डिग्री बदलने वाली है, ये मैं आपको बताने जा रही हूँ। दोस्तों, इस मीटिंग पर मीडिया लगातार सवाल उठा रहा है, बीजेपी लगातार इसका मखौल उड़ा रही है। बार बार मीडिया पूरा दिन ये बताता रहा कि फलाना नहीं आया, ढिमकाना नहीं आया, इसकी उससे लड़ाई हो गई, फलाना उससे लड़ गया। कोशिश ये थी कि जो सीरियसनेस है, जो संजीदगी है इस मीटिंग की, उसको भंग किया जाए। लेकिन इन दलों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर साफ कर दिया कि हम न केवल साथ हैं, बल्कि साथ लड़ेंगे भी। तो क्या है विपक्ष का 2024 का ये मास्टर प्लान? जानिए अब। दोस्तों, सूत्रों के हवाले से जो खबरें आ रही हैं, उसके मुताबिक 15 दलों की विपक्ष की इस महाबैठक में इस बात पर सहमति बनती दिखी है कि 450 सीटों पर, जो देश की 450 लोकसभा सीटें हैं, इस पर विपक्ष 1:1 फॉर्मूले से बीजेपी को चुनौती देगा। यानी बीजेपी के कैंडिडेट के खिलाफ विपक्ष की ओर से केवल एक कैंडिडेट उतारा जाएगा। यानी कि 2014 और 2019 के चुनाव में जो अलग अलग पार्टियों ने अलग अलग राज्यों में अपने अपने कैंडिडेट उतारे, और उससे बीजेपी को पूरा फायदा मिला, क्योंकि बीजेपी विरोध के वोट जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं अलग अलग पार्टियों में, और बीजेपी समर्थन के वोट सीधे एक तरफ जाते हैं। इस बैठक में यह तय हुआ कि इस बार 2024 में यह गलती विपक्ष नहीं करने वाला है। इसका आसान भाषा में अगर मैं आपको मतलब समझाऊं तो यह हुआ कि जो दल जिस राज्य में बीजेपी के खिलाफ मजबूती से लड़ सकता है, वहां बीजेपी के खिलाफ उस दल का एक ही कैंडिडेट उतारा जाए। जैसे कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी को कौन सबसे बड़ी चुनौती दे सकता है? ममता बनर्जी, तृणमूल कांग्रेस। तो तृणमूल कांग्रेस का एक ही कैंडिडेट होगा, और बाकी जो विपक्षी दल हैं जो पश्चिम बंगाल में ही जाहिर तौर पर राजनीति करते हैं, जैसे कांग्रेस है या लेफ्ट है, वो उस कैंडिडेट को सपोर्ट करेगी। सीट वाइज तय किया जाएगा कि कौन सी पार्टी का कैंडिडेट मैदान में उतारा जाए। तो इससे क्या होगा? बीजेपी के खिलाफ केवल विपक्ष का एक कैंडिडेट उतरेगा। जैसे बीजेपी के समर्थन में एक मुश्त वोट पड़ता है, वैसे बीजेपी के विरोध में भी एक मुश्त वोट पड़े। इस फैसले के पीछे उद्देश्य यही है। इसके अलावा दोस्तों, चर्चा यह भी है कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार को यूपीए का चेयरपर्सन बनाया जा सकता है। जी हाँ, यानी अघोषित तौर पर नीतीश कुमार मोदी को सीधा चैलेंज देने को तैयार हो गए। और इसके पीछे एक वजह भी है दोस्तों। आज के दौर में बिल्कुल अलग अलग 15 विचारधारा वाले ये दल जिस तरह से एक मंच पर लाए गए, उसके पीछे एक आदमी का दिमाग था, और वो थे नीतीश कुमार। नीतीश कुमार ने यह साबित कर दिया, ये कमाल करके तमाम दलों को एक साथ लाकर, कि उनमें जो मैनेजरियल स्किल्स है ना, वो गजब की है। बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार को लेकर सारे विपक्षी दलों के नेता भी बहुत ही सहज दिखे। सब ने नीतीश कुमार की खूब तारीफ की। कोई नीतीश कुमार के स्वागत की तारीफ कर रहा था, कोई नीतीश कुमार ने किस तरह से बिहार का कुजीन, बिहार का खाना लोगों को प्रेजेंट किया, उसकी तारीफ कर रहा था। खुद नीतीश कुमार भी तमाम जो विपक्ष के नेता अलग अलग राज्यों से आए थे, उनको लेने के लिए खुद जा रहे थे या अपने बड़े प्रतिनिधि भेज रहे थे। तो ये एक मैसेजिंग देता है परस्पर सहयोग का, परस्पर सम्मान का। दोस्तों, नीतीश कुमार देश के उन चुनिंदा नेताओं में से हैं जिन पर ना तो परिवारवाद का कोई दाग है, उनका एक बेटा है लेकिन राजनीति से दूर है, और ना ही अब तक नीतीश कुमार पर भ्रष्टाचार का कोई भी आरोप है। इतना लंबा वक्त उनको बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर हो गया, लेकिन आज तक एक पैसे के भ्रष्टाचार का आरोप उन पर नहीं लगा। यानी कि नीतीश कुमार की छवि भी परिवारवाद को लेकर और भ्रष्टाचार को लेकर उतनी ही बेदाग है जितनी बीजेपी मोदी जी की बताती है। और एक और चीज, नीतीश कुमार का जो प्रशासनिक अनुभव है ना, वो भी मोदी जी के बराबर है। बिहार में सबसे ज्यादा दिनों तक मुख्यमंत्री के पद पर बने रहने और 8 बार सीएम पद की शपथ लेने का रिकॉर्ड भी नीतीश कुमार के साथ है। दोस्तों, बिहार जैसे राज्य में
सुशासन बाबू बनकर एक विकास पुरुष की छवि बनाई है नीतीश कुमार ने, और ये उनके काम को साबित करता है कि बार बार लोगों ने उन पर विश्वास जाहिर किया है, बार बार लोगों ने उनको चुना है, चाहे वो किसी भी दल के साथ गठबंधन कर लें, चाहे वो लालू के साथ आ जाए या बीजेपी के साथ आ जाए, लोग उन पर विश्वास कायम रखते हैं। और भारतीय राजनीति की सबसे महत्वपूर्ण बात क्या? नीतीश कुमार की जाति। दोस्तों, नीतीश कुमार आते हैं बिहार की कुर्मी जाति से। कुर्मी जाति आती है पिछड़ी जाति की कैटेगरी में, और आज के दौर में जब पीएम मोदी अपनी ओबीसी जाति जतलाने का कोई मौका नहीं छोड़ते, नीतीश कुमार इस मामले में भी मोदी पर 21 बैठते हैं। यानी मीडिया जिस तरह विपक्ष के इस जमावड़े को मोदी वर्सेस ऑल के तौर पर दिखाने की जोर आजमाइश कर रहा हो, बार बार जतलाने की जोर आजमाइश कर रहा हो, अमित शाह जिस तरह से कह रहे हो कि तो फोटो अपॉर्चुनिटी है, फोटो खिंचाने का एक मौका है पटना में विपक्षी दलों के पास, मीडिया बार बार जिस तरह से कह रही हो कि तो मोदी वर्सेस ऑल है, ये एक्चुअली मोदी वर्सेस ऑल का मामला नहीं होता दिख रहा, मोदी वर्सेस नीतीश कुमार का मामला होता दिख रहा है, जिसमें मोदी के खिलाफ चेहरा नीतीश कुमार होंगे, लेकिन अपने अपने राज्य में इस गठजोड़ का फायदा हर उस पार्टी को मिलेगा जो मजबूती से बीजेपी को पटकनी देने की हिम्मत रखती है। अब 13 जुलाई को इसी बैठक को आगे बढ़ाया जाएगा, कहां? शिमला में। ये बात बिल्कुल सही है दोस्तों कि 15 दलों का जो गठजोड़ है इसमें बहुत सारी पेचीदगियां हैं, बहुत सारे दल एक ही राज्य में क्लैश करते हैं, लेकिन राजनीति में दल और दिल जब मिलते हैं ना, तो हवा का रुख बदलते देर नहीं लगती है। इस बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में लालू यादव ने साफ तौर पर मोदी को चुनौती देते हुए कह दिया कि अब हम फिट हो चुके हैं और मोदी को भी फिट कर देंगे। अब पूरी तरह से फिट हो गए हैं, अब बढ़िया से फिट कर दे रहा है नरेंद्र मोदी को, भाजपा को। लालू यादव की ये बात महत्वपूर्ण इसीलिए है क्योंकि लंबी बीमारी के बाद लालू यादव पॉलिटिक्स में एक्टिव हुए हैं, और लालू यादव ने प्रधानमंत्री मोदी को निशाने पर लेने के बाद इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसी बात बोल दी जिसे सुनकर न केवल वहां मौजूद नेता बल्कि रिपोर्टर्स के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। लालू यादव ने अचानक राहुल गांधी को एक नसीहत दे दी, नसीहत कि अब वो जल्दी शादी कर ले। राहुल गांधी भी लालू यादव की ये बात सुनकर मुस्कुराने लगे। ये माहौल बताता है कि तमाम विपक्षी दलों के बीच एक बेहद ही दोस्ताना रवैया न केवल बैठक के अंदर बल्कि बैठक के बाहर भी दिखाने की पूरी कोशिश की गई। इसके अलावा सोशल मीडिया में भी इस बैठक को लेकर जबरदस्त चर्चा रही। ट्विटर पर नंबर 1 पर ट्रेंड करने लगा अपोजिशन मीटिंग, जो अपने आप में बड़ी बात है। दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि विपक्ष के इस मास्टर प्लान से बीजेपी की नींद उड़ जाएगी? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, मेरा ये चैनल बिल्कुल नया है, मुझे आपके सपोर्ट की जरूरत है। जितना हो सके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये चैनल पहुंच पाए, क्योंकि बहुत सारे लोग शिकायत कर रहे हैं कि वो यूट्यूब में मुझे सर्च कर रहे हैं लेकिन मैं उन्हें मिल नहीं रही। तो वो तभी पॉसिबल हो पाएगा जब मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप पहुँचाएंगे, जब व्यूअरशिप बढ़ेगी, सब्सक्राइबर बेस बढ़ेगा, अपने आप मुझे देख पाएंगे। शुक्रिया।